हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारी यूनिट चल रही थी सेकंड, जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को करा चुका था मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन का एंड मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड का। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कराया था। अब इससे आगे का हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है और आज वो टॉपिक हमारा रहेगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो जेड होता है, कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं। आपने अगर हिंदी मीडियम से जो आप बच्चे हैं उनको उनके लिए परमाणु संख्या 9th-10th में पढ़ के आए हो। तो होती क्या है ये एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर या जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी के अंदर भी कितने प्रोटॉन है, किसी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और आपको पता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अगर उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ electrons, because in neutral atom number of protons and number of electrons equal होते हैं। तो that is why हम इसको एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूं। मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। परमाणु संख्या कार्बन की 6 होती है। इसका मतलब कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। पहले 20 एलिमेंट का याद कर लेना, ठीक है ना, तो वो जरूरी है एटॉमिक नंबर। कार्बन के अलावा मैं कोई आपको और एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं सोडियम का, Na सोडियम का सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का क्या मतलब है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ओके, अब मैं बताता हूं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर के लिए हम लोग सिंबल कैपिटल ए यूज करते हैं और ये हमें क्या बताता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इनका जोड़ हमारे पास मास नंबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी नाम देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के न्यूक्लियॉन्स भी नाम दिया गया है, मतलब वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाए। तो ये होता है हमारे पास मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनका जो सम है दैट इज नोन एज मास नंबर।
अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, बिकॉज किसी के जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब इधर एटॉमिक नंबर प्लस का मैं उधर ले जाऊं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको निकालने पड़ जाएं किसी के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने एटॉमिक नंबर याद किया था ऐसे ही हमें मास नंबर भी याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट के तो जरूर कर लेना कम से कम। अब मैं वही एग्जांपल आपके पास वो कार्बन मैं लिख रहा हूं 6 कार्बन 12। इसका क्या मतलब है ऐसे लिखने का, जो ये नीचे लिखा पड़ा है, ये नीचे ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और जो ये ऊपर लिख रखा है ये इसका मास नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे ही लिखोगे, 6 कार्बन 12 लिखा है, ऐसे मैं कोई भी एलिमेंट को लिख दूं, जो नीचे लिखूंगा जो वैल्यू वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, जो ऊपर लिखूंगा वैल्यू वो उसका मास नंबर होगा। अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर हो गया, नीचे जो लिखा है वही एटॉमिक नंबर है 6, ऊपर जो लिखा है वो मास नंबर है 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसके प्रोटॉन भी 6 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका अभी मैंने आपको सिखाया था, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। 12 में से 6 माइनस किया, ये भी 6 आए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है तो हर एटम के अंदर ये तीनों इक्वल आएंगे। आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट भी आ सकते हैं, एटम टू एटम वेरी करेगा। कैसे, मैं लिखूँ 92 यूरेनियम 235, सपोज मैं ये एलिमेंट लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर 92, A सिंबल फॉर मास नंबर 235, प्रोटॉन्स 92, इलेक्ट्रॉन्स 92, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, और ये कैसे निकलेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। 235 में से 92 माइनस करना है, तो देखो कितना माइनस करके आया, ये हमारे पास आया 143। तो जरूरी नहीं है जैसे इसके तो तीनों 6 आ रहे थे भाई, हर एटम में 6 यानी कि इक्वल ही आएंगे, डिफरेंट भी आ सकते हैं। हाँ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल आएंगे और एटॉमिक नंबर ये तीनों इक्वल आएंगे अगर आपका एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, तब जा कर के आपके निकलेंगे। वो सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो ये डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन। 3 चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आइसोटॉप से। आइसोटॉप क्या होते हैं?
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ये एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। होंगे दोनों एक ही एलिमेंट के, मतलब दोनों ही कार्बन के होंगे, दोनों ही नाइट्रोजन के होंगे, दोनों ही ऑक्सीजन के होंगे, दोनों ही सल्फर के होंगे, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, तो आइसोटॉप बोला जाता है। जैसे मैं लिखूं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, तो ये दो कार्बन के आइसोटॉप हो गए, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास आइसोटॉप होते हैं। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, ये हमारे पास यूरेनियम के दो आइसोटॉप हो गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो ये आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप के बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आता है आइसोबार, उल्टा, जिनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ये सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर था, ये सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ये सेम एलिमेंट के एटम थे, ये सेम एलिमेंट के नहीं होंगे, ये होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जिनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, ये हमारे पास दो एटम मैंने लिखे हैं, ये अलग अलग एलिमेंट के हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हैं, एक आर्गन का एक कैल्शियम का है। इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है दोनों का, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है। तो जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उन्हें आइसोबार बोला जाता है। अब नेक्स्ट तीसरा हमारे पास आता है आइसोटोन का। आइसोटोन किसको बोलते हैं? आइसोटोन उनको बोलते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा और डिफरेंट एलिमेंट के ये एटम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें हम लोग नाम देते हैं आइसोटोन। जैसे 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 8 ऑक्सीजन 16, मैंने ये तीन लिखे हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके, 14 में से 6 माइनस किया 8 आया, 15 में से 7 माइनस किया 8 आया, 16 में से 8 माइनस किया 8 आया। तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास हो गए हैं कौन? आइसोटोन। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। किस साइंटिस्ट ने दी थी ये थ्योरी?
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी वो एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नेम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है। और क्या क्या पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी छोड़ता है तो वो लगातार एनर्जी छोड़ता रहता है किरणों की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। जैसे हमारे पास कोई बल्ब है, उसमें से लगातार रेडिएशंस निकलती है, सन है, सूर्य है, उसमें से भी लगातार किरणें निकलती रहती हैं। ये बात मैक्सवेल कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ए सब्सटेंस continuously in the form of radiations called radiant energy। कोई भी सब्सटेंस लगातार एनर्जी छोड़ता है, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी छोड़ता है और इसको हम रेडिएंट एनर्जी नाम देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, जो ये रेडिएशंस छोड़ी गई हैं आर एसोसिएटेड विद, इन रेडिएशंस के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है इन रेडिएशन के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सेकंड पॉइंट में मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि कोई भी सब्सटेंस जब ये किरणों को छोड़ता है, रेडिएशंस को छोड़ता है, तो उन रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। इसीलिए नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी छोड़ता है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया। थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैक्सवेल कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आर परपेंडिकुलर। मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन है जिसमें ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे। जो आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल पढ़ा था वही वाली बात है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी एंड द डायरेक्शन इन विच दीज आर प्रोपेगेटिंग। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। चौथा पॉइंट, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ये ट्रैवल करती हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से हमारी ये रेडिएशंस जो है वो ट्रैवल करती हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इन रेडिएशन को चलने के लिए
किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मीडियम का मतलब जैसे आपकी कोई भी वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए होता है, जैसे साउंड वेव्स हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, ऐसे कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब दीज कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। ये वैक्यूम में से भी पास कर सकती हैं। वैक्यूम आप सबको पता होगा, हिंदी में उसको निर्वात बोला जाता है, मतलब जहाँ पर गैस भी नहीं होती, यानी कि एयर भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो वैक्यूम, वहाँ से भी ये पास कर सकती हैं। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, जिसको हमें एक साइंटिस्ट ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और ये डिस्कस करने के बाद छोटी छोटी टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू वेव। वेव से रिलेटेड कुछ 3-4 बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझ लेना उन बातों को। मान लो हमारे पास इस तरह से कोई वेव चल रही है, वेव यूं यूं चलती हैं, जो ये ऊपर वाला उभार है, इस उभार को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, CREST, क्रेस्ट। और जो नीचे वाला है डिप्रेशन है, डेप्थ है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, ऐसे हमारी वेव्स चलती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होती है वेव लेंथ। वेव लेंथ का जो सिंबल है ये होता है इस तरह का सिंबल, इसको लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ये इसका सिंबल है। तो वेव लेंथ को हम लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। होती क्या है वेव लेंथ? वेव की लेंथ, वेव की लंबाई, मतलब आपने क्या करना है, एक ये क्रेस्ट, एक ये क्रेस्ट, दोनों क्रेस्ट के बीच की जो ये दूरी है ये लैम्डा होती है, जिसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इतना डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हमारा बनेगा वो वेव लेंथ होगा, उसे हम लैम्डा बोलेंगे। जरूरी नहीं है ये हो, ये भी हो सकता है इस तरह से, ये ट्रफ, ये ट्रफ, जो इतना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। लैम्डा सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके है, तो वेवलेंथ लैम्डा सिंबल से डिनोट की जाती है। और ये होती क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, कंजिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली, और बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ, 2 साथ साथ वाली क्रेस्ट के बीच की दूरी या 2 साथ साथ वाली ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ नाम देते हैं। लैम्डा सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। और इसको वेवलेंथ को हम मेजर किस में कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज 10 की पावर -12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, और 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको वैसे फर्स्ट यूनिट कराई थी, उसमें कराई हुई हैं ये चीज़ें। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में वहाँ पर कराया था ये टॉपिक, फिर भी दोबारा बता दिया। तो ये हम लोगों ने डिस्कस करा कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ के बाद दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है ये चीज़, इतना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड, और इसे हम A सिंबल से डिनोट करते हैं।
ये क्या है, क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट या ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ। तो हम इसको लिखेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रेस्ट की हाइट कितनी है, ट्रफ की डेप्थ कितनी है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ए। स्मॉल ए सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है आपने, आगे यूज होंगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट तीसरी टर्म जो हमारे पास है दैट इज फ्रीक्वेंसी, और इसका सिंबल ये होता है स्टाइलिश वी। सीधा साधा वी नहीं लेना, ऐसे कर्सिव वी लेना है, और इसको बोलते हैं एन यू, न्यू। न्यू बोलते हैं सिंबल को, न्यू। ओके, तो फ्रीक्वेंसी या न्यू सिंबल से इसे डिनोट किया जाता है। ये होती क्या है, मैं ये पॉइंट लगाऊं और ये आपकी वेव्स आ रही है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में वेव्स आ रही हैं। इस पॉइंट को, जो पॉइंट मैंने लगाया है, इस पॉइंट को 1 सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर जाएंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गया। कितनी वेव का, एक वेव का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। 1 सेकंड में ऐसी ऐसी कितनी वेव्स किसी भी पॉइंट को क्रॉस कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स या ओसिलेशन, एक ही बात है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट को कितनी वेव्स क्रॉस कर सकती हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे घर में जो करंट आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, HRTZ, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। हर्ट्ज में मापते हैं, जैसे मास किलोग्राम में मापा जाता है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 वेव क्रॉस कर रही है 1 सेकंड में। एक पॉइंट को 1 सेकंड में एक वेव क्रॉस करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई। घर में जो हमारे करंट आता है बिजली का, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 वेव क्रॉस करती हैं एक पॉइंट को, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद 4th टर्म हमारे पास आती है वेव वेलोसिटी। इसका सिंबल सीधा साधा वी है, उसको हमने कर्सिव वी बनाया था, जिसको न्यू बोला था। इसका सीधा साधा सिंपल सा वी है, वेव वेलोसिटी इसको बोला जाता है। अब देखो आपकी वेव चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलते चलते कुछ डिस्टेंस क्रॉस करेगी। मान लो ये एक वेव है, एक क्रेस्ट और ये एक ट्रफ, ये हमारी एक वेव बन गई, ठीक है ना। ये चल रही है, चलते चलते ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, वो इसकी वेव वेलोसिटी हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, वेव वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई वेव। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी के बाद 5वीं टर्म हमारे पास जो आती है दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। इसका सिंबल न्यू बार, जो हमारा न्यू था, स्टाइलिश वी था, उसके ऊपर एक डंडा लगा देना और उसको बार बोलते हैं, न्यू बार। वेव नंबर क्या होता है,
वेव नंबर मैं आपको बताता हूं, मान लो ये इतना 1 सेंटीमीटर, मान लो ये इतना 1 सेंटीमीटर है। उस 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल कितनी वेव्स प्रेजेंट है? कितनी वेव का मतलब, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेव होगी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ दूसरी वेव होगी, एक क्रेस्ट, ऐसे ऐसे कितनी वेव्स हैं। यहाँ मेरी 3 आई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इतनी आए, वेव के ऊपर डिपेंड करेगा, वेव छोटी या बड़ी है। इतनी छोटी छोटी वेव होती है, अगर देखो कितनी सारी आ सकती है। तो वेव नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, ये उसका वेव नंबर होता है। और आपको बता दूं, वेव नंबर जो है वो वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपकी वेव लेंथ होगी बड़ी, अभी करके भी दिखाया था मैंने, बड़ी वेव लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर में कम वेव आएंगी, और अगर वेव लेंथ होगी छोटी तो 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा वेव्स आ जाएंगी। तो वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बारे में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, तो और न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इस प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा करके हमने एक कॉन्स्टेंट लगाया है सी, ठीक है। और ये सी क्या होता है, ये हमारे पास जो सी है, एक बार दोबारा लिख के फिर समझा देता हूं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, फार्मूला याद रखना है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर सी है, सी को हम लोग नाम देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड, प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो c की वैल्यू इतनी रहेगी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। तो ये हमारे पास था, इसके बारे में सबको समझ आ गया होगा। ये जनरल टर्म्स हैं रिलेटेड टू वेव्स। वेव लेंथ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेव वेलोसिटी क्या है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने अरेंज कर दिया। किस ऑर्डर में अरेंज करा, उनकी वेव लेंथ के बढ़ते क्रम में या फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में। अभी मैंने बताया था वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे संबंधित होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो मतलब उसकी वेव लेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी घटेगी। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं, सबको मिला करके एक सारणी बना लो या एक तरह से स्पेक्ट्रम बना लो, जिसमें उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाए और फ्रीक्वेंसी घटती जाए। जो अरेंजमेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव बीन अरेंज्ड। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उनको हमने अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में और फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उन्हें हमने अरेंज कर दिया।
और ऐसा अरेंज करने से जो भी हमें मिलेगा, द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन्ड is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऐसा करने से जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम देंगे। इसको याद करने के लिए आप ये याद कर लो, CY XUV कार होती है, IMR। आप ये वर्ड याद कर लो, आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें याद हो जाएंगी। C से आपके पास है कॉस्मिक वेव्स। कॉस्मिक वेव की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इससे ज़्यादा ये जो Y सिंबल मैंने लिखा है ये गामा रेज के लिए है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की हो गई है, इससे ज़्यादा U से हमारे पास है UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, पराबैंगनी किरण। इसके बाद हमारे पास है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं। इसके बाद I से इंफ्रारेड, M से माइक्रोवेव और लास्ट में R से रेडियो वेव्स। तो मतलब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और कॉस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम। इधर वेवलेंथ बढ़ रही है और उल्टा जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस पूरे स्पेक्ट्रम में से थोड़ा सा ही पोर्शन हम लोग देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। 1 मार्क में आपके पास इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारी जो मैक्सवेल की थ्योरी थी फेल हो गई। कहाँ कहाँ फेल हुई? ड्रॉबैक ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो 2-3 बातों पे फेल हुई। सबसे पहले वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अगला टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। और ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बेसिकली जो ड्रॉबैक इसका रहा था, इन्हीं 2 ही पॉइंट का रहा था, और भी हैं बट जब मेनली बता रहा हूँ, ये 2 थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारी ये थ्योरी फेल हो गई थी। दोनों बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। होती क्या है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फेल करने वाली थ्योरी कौन सी थी। ये थ्योरी किस थ्योरी के आने से फेल हुई, और उस थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में पेपर में जरूर आती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम मैक्स प्लैंक, उसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और इस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक, या सिर्फ प्लैंक भी आप बोल सकते हो। इसने अपनी थ्योरी के 3 पॉइंट दिए थे, और पहले पॉइंट में ये क्या कहता है, वो थ्योरी क्या कहती थी, कोई भी पदार्थ एनर्जी को लगातार छोड़ता रहता है। ये कहता है कोई भी पदार्थ एनर्जी को लगातार नहीं छोड़ता, धीरे धीरे छोड़ता है, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में है। पैकेट का मतलब इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ दी, थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी एनर्जी फिर छोड़ दी, थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी एनर्जी फिर छोड़ दी, ऐसे मतलब इंस्टॉलमेंट्स में एनर्जी छोड़ता है
पहले पॉइंट में ये प्लैंक्स कहता है। तो फर्स्ट पॉइंट में प्लैंक कहता है एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड बाय ए सब्सटेंस कंटिन्यूसली। कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करता, बल्कि कैसे रिलीज करता है, रिलीजेस डिसकंटिन्यूसली। कोई भी पदार्थ एनर्जी को कंटिन्यू रिलीज नहीं करता, डिसकंटिन्यूसली रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। यानी कि एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट का मतलब ये नहीं है पॉलीथीन में पैक कर करके भेज रहा है, उसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी छोड़ रहा है। पैकेट बोल दिया बस, एक तरह से इंस्टॉलमेंट भी आप कह सकते हो। तो कोई भी पदार्थ एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में छोड़ता है, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में छोड़ता है, जिसको क्वांटा कहते हैं। और लाइट के केस में क्वांटा को नाम दिया जाता है फोटोन। कोई भी पदार्थ एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में छोड़ेगा जिसे क्वांटा कहेंगे, और लाइट के केस में क्वांटा को स्पेशल नाम दिया गया है फोटोन। पॉइंट नंबर 2, एक क्वांटा में एनर्जी कितनी है, यानी कि जो एनर्जी के मैंने बोला है पैकेट छोड़े हैं, एक पैकेट में एनर्जी कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट के अंदर एनर्जी कितनी है, तो कहता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होएगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी होगी। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा करके कॉन्स्टेंट लगाया गया है H, और इस H का नेम क्या है, H का जो यहाँ पर नेम है इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आती रहेगी आपके पास केमिस्ट्री में। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड के इक्वल होती है। याद रखनी है आपने, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके पास इसकी वैल्यू आती रहेगी। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था कि कोई भी पदार्थ जो एनर्जी छोड़ता है, पैकेट्स क्वांटा जो पैकेट है उस क्वांटा में एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, मोर इज द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी इट्स एनर्जी। और यहाँ से कांस्टेंट आया एक H जिसका नाम प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। तीसरे पॉइंट में प्लैंक की थ्योरी क्या कह रही है, तीसरे पॉइंट में प्लैंक की थ्योरी कह रही है टोटल एनर्जी कोई पदार्थ कितनी छोड़ेगा। टोटल एनर्जी कोई पदार्थ छोड़ेगा NH न्यू के इक्वल। E इज इक्वल टू एच न्यू एक क्वांटा की एनर्जी थी, तो E इज इक्वल टू NH न्यू टोटल एनर्जी होगी। यहां पर N का क्या मतलब है, उसने कितने क्वांटा छोड़े हैं। क्वांटा एक पैकेट को बोला तो टोटल कितने पैकेट्स एनर्जी के उसने छोड़े हैं, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट एनर्जी की उसने छोड़ी है, इसको हम N से डिनोट कर दे। तो ये N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। N का मतलब नंबर ऑफ क्वांटा, ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 1000 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, कितने भी क्वांटा उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मेन पॉइंट्स के बारे में, और इसकी अचीवमेंट वही रही जो हमारे मैक्सवेल थ्योरी की फेलियर थी। मैक्सवेल हमारा 2 बातों पर फेल हुआ था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन्हीं 2 बातों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, और कैसे एक्सप्लेन कर दिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे उन बातों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है जी, तो इतना आज के लिए इतना ही करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आगे कराऊंगा मैं टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।